अगर आप यहाँ पे भारत के टॉप 50 वो बड़ी कंपनीज को देखेंगे, अगर आपका म्यूचुअल फंड इन कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 लगभग 9% तक नीचे गिर चुका है पिछले 2 महीने के अंदर में। फ्राइडे को 2% 2.5% ऊपर गया था, इस वजह से ये कम गिर के केवल 9% गिरा हुआ है, नहीं तो ये 11% तक नीचे गिरा हुआ था। वहीं बात करें अगर मिड कैप कंपनी की, आपका म्यूचुअल फंड अगर मिड कैप में पैसा इन्वेस्ट करता है वो 150 कंपनी में, तो ये पिछले 2 महीने के अंदर में लगभग 9.5% तक नीचे गिर चुका है। एंड आखिरी में अगर बात करें छोटी कंपनी की, तो अगर आपका म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है वो 250 कंपनी में, मतलब 250 से लेके 500 के बीच में जो कंपनी होती है, तो वो लगभग 9.5%, ये भी लगभग नीचे गिर चुकी है पिछले 2 महीने के अंदर में। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन आप सभी लोगों को पता होगा, FII की सेलिंग। अक्टूबर 2024 के अंदर में देखिए लगभग 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। वहीं DII ने लगभग 1,07,000 करोड़ की बाइंग किया है। वहीं बात करें नवंबर 2024 की, यानी कि अभी तक जितना महीना बीता है, इसमें लगभग 40,000 करोड़ की सेलिंग हुई है FII की। मतलब अगर कंपेयर करें हम अक्टूबर महीने से, तो अक्टूबर महीने में ज्यादा सेलिंग हुई है कंपेयर टू नवंबर महीने। मतलब अभी के टाइम पे FII ने सेलिंग करना थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अगर आपने मेरी इस वीडियो को वॉच किया है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने पास्ट के डेटा को एनालाइज किया है, और पास्ट में जाके मैंने ये देखा है कि जब जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरा है, जब जब निफ्टी 50 की वैल्यू नीचे गिरी है, और नीचे गिर के जब निफ्टी का P20 को टच किया है, उसके बाद मार्केट रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद जरूर इस वीडियो को वॉच करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मतलब कि 2022 का मैंने डेटा दिया था, 2023 का मैंने डेटा दिया था, और 2022 और 23 के अंदर में जब मार्केट लगभग 10% से ज्यादा नीचे गिरा है, उसको हमने एनालाइज किया था, और उसके अंदर हमने ये पाया था कि निफ्टी की वैल्यू जब नीचे गिरी है और P गिर के लगभग 20 का आ चुका है, उसके बाद मार्केट और नीचे नहीं गिरा है, उसके बाद मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया है। और ये हमने बहुत सारे एग्जांपल में भी देखा था, जब जब मार्केट नीचे गिरा है और निफ्टी का P20 को टच किया है, उसके बाद दोबारा रिकवर करना स्टार्ट किया है। और जब जब निफ्टी का P20 को टच किया है, अगर आप उस टाइम पे लमसम किए होते अपने म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा होता आज के टाइम में। चलिए एक चीज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी के टाइम पे वो मार्केट 20 के P को टच कर चुका है, या मार्केट जब गिरना स्टार्ट हुआ था 27 सितंबर से, क्या उस टाइम पे P था और अभी के टाइम पे क्या P चल रहा है। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो पिछले 3 महीने का ये चार्ट होने वाला है निफ्टी 50 का। तो जो ऊपर वाली आपको लाइन दिख रही है ग्रीन कलर वाली, ये निफ्टी का P है, और जो नीचे वाली आपको लाइन दिख रही है ये पिंक कलर वाली, ये निफ्टी का वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए 26 सितंबर को जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, आज से 2 महीने पहले, तो जो निफ्टी की वैल्यू थी वो लगभग 26,200 पे थी, एंड जो निफ्टी का P था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो लगभग 24 से ज्यादा था। अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, और गिरते 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 21 नवंबर को देखिए यहाँ पे निफ्टी का जो P है वो लगभग 21 पे आ चुका है, एंड जो निफ्टी की वैल्यू है वो लगभग 26,000 से गिर के 23,300 पे आ चुकी है। अब यहाँ पे फ्राइडे के दिन मार्केट फिर से एक बार रिकवर किया, लगभग 2.5% ऊपर चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि P जो है निफ्टी का वो 21 से बढ़ के 22 का हो चुका है, एंड जो वैल्यू है वो 23,300 से बढ़ के 23,900 पे जा चुकी है। अब इसका मतलब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को वॉच किया है तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर निफ्टी की वैल्यू, निफ्टी का जो P है वो 20 को टच कर रहा है या 20 के आसपास चल रहा है, उसके बाद मार्केट रिकवर करना स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब अभी के टाइम पे ये बेस्ट टाइम होने वाला आपके लिए लमसम करने के लिए। क्योंकि देखिए आज तक स्टॉक मार्केट के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ है जो स्टॉक मार्केट के डिप को पकड़ पाए। अगर आप डिप को पकड़ पाते हैं ना तो आप बहुत ज्यादा पैसा बना पाएंगे, बट मार्केट के डिप को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं पकड़ पाते हैं तो आप क्या पकड़ पाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे पास केवल एक ही उपाय है कि हम पास्ट के डेटा को उठाएं और उसको अच्छे से एनालाइज करें कि जब जब मार्केट नीचे क्रैश हुआ है, जब जब मार्केट नीचे गिरा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे जाने के बाद मार्केट फिर से रिकवर करना स्टार्ट किया है। और अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है अच्छे तरीके से, तो उसमें मैंने आपको साफ साफ एक चीज बताई थी कि जब जब मार्केट नीचे गिरा है और निफ्टी का P जब जब 20 को टच किया है, 20 के आसपास गया है, 19 का गया है, या 20 से थोड़ा सा ज्यादा भी रहा है, उस टाइम पे मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया है और मार्केट फिर से एक बुल रन में आ चुका है। तो अभी के टाइम पे जो सिचुएशन चल रहा है ना, ये सेम टू सेम वैसा ही चल रहा है, क्योंकि P जो है 26 सितंबर को 24 का चल रहा था, और 24 का गिरते 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 21 का P आ चुका था थर्सडे को, बट फ्राइडे के दिन मार्केट 2.5% ऊपर चला गया, इसीलिए P 21 से 22 का चला गया है। तो हम एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी के टाइम पे अगर आप लमसम करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकता है और आगे लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे जो FII की सेलिंग है वो भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अगर बात करें अक्टूबर महीने में तो 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी थी, बट अभी तक बात करें नवंबर महीने में, यानी कि पूरे 22-23 दिन के अंदर में, तो केवल 40,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। इसका मतलब बहुत ही कम सेलिंग हो चुकी है, इसीलिए मार्केट दोबारा आपको रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। 2.5% ऊपर चला गया था एक दिन के अंदर में। तो अब बात करते हैं कि आखिर में वो कौन से म्यूचुअल फंड है जो अभी के टाइम पे, जिसके अंदर अगर आप लमसम करते हैं अभी के टाइम पे, ये बेस्ट टाइम होने वाला आपके लिए। तो अगर आप अभी के टाइम पे लमसम करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है और आपका पैसा सेफ भी होने वाला है। सबसे कम नीचे भी गिरा है म्यूचुअल फंड पिछले 2 महीने के अंदर में। अब देखिए मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी उठाई है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप, क्योंकि अभी के टाइम पे स्मॉल कैप के अंदर आप लमसम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड का वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद हुआ है, तो अभी के टाइम पे आप उसमें लमसम नहीं करते, तो मैंने स्मॉल कैप को हटा दिया है, उसके जगह मैंने फ्लेक्सी कैप को लिया है। लार्ज कैप, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप, इन 3 कैटेगरी में से हम म्यूचुअल फंड उठाएंगे, 2-2 म्यूचुअल फंड। आप किसी भी म्यूचुअल
फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले या पैसा डालने से पहले अपना खुद का रिसर्च करिए, अपने गोल को देखिए, अपने रिस्क को देखिए, तभी जाके आपको उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरी बात मान के आंख बंद करके आपको पैसा नहीं डाल देना है किसी भी म्यूचुअल फंड में, जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड के बारे में। लार्ज कैप फंड के अंदर मैंने दो म्यूचुअल फंड लिया है। पहले म्यूचुअल फंड का नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एंड दूसरे म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों फंड को ले लिया है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग 31% का रिटर्न दिया है निपॉन इंडिया लार्ज कैप एंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप लगभग 49% का रिटर्न दिया है। तो एक म्यूचुअल फंड आपको सेफ्टी देने वाला है, तो एक म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देने वाला है। वहीं अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो 3 साल के अंदर में निपॉन इंडिया लार्ज कैप 20% का रिटर्न दिया है एंड मोतीलाल ओसवाल लगभग 26.5% का रिटर्न दिया है। एंड बात करें अगर पिछले 5 साल की, तो 5 साल के अंदर में निपॉन इंडिया लार्ज कैप लगभग 20% का ही रिटर्न दिया है एंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप लगभग 27% का रिटर्न दिया। मतलब कि रिटर्न के मामले में पिछले 5 साल के अंदर में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप आगे निकल जाता है। वहीं अगर बात करें रिस्क की, तो यहां पे देखिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप में वेरी हाई रिस्क है, वहीं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में मॉडरेट रिस्क है। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं निपॉन इंडिया में, मोतीलाल ओसवाल में आप 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एसआईपी अमाउंट बहुत ज्यादा कम होने वाला है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दोनों के अंदर बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है, 0.67% एंड 0.51%। अगर हम बात करें फंड साइज की, तो यहां पे देखिए 34,432 करोड़ का फंड साइज है निपॉन इंडिया लार्ज कैप का एंड मोतीलाल ओसवाल का भी केवल 6,500 करोड़ का ही फंड साइज है। वहीं बात करें अगर एग्जिट लोड की, तो अगर आप 7 दिन से पहले अपने यूनिट को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा निपॉन इंडिया में एंड मोतीलाल ओसवाल में अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं अपने यूनिट को, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एंड आखिरी में अगर हम बात करें टॉप 5 होल्डिंग इन दोनों म्यूचुअल फंड की, तो यहां पे देखिए निपॉन इंडिया में ऑब्वियस सी बात है वो बड़ी कंपनीज होने वाली हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, आईटीसी, इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। वहीं बात करें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की, तो इसमें मिड कैप कंपनी भी होने वाली है, जैसे ट्रेंट लिमिटेड हो गया, जोमेटो लिमिटेड हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, समवर्धना मदरसन इंटरनेशनल हो गया एंड सुजलॉन एनर्जी हो गया। मतलब कि इसमें बड़ी कंपनीज भी होने वाली है एंड मिड कैप कंपनी भी होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं केवल बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप जाइए निपॉन इंडिया में। एंड अगर आप चाहते हैं बड़ी कंपनी के साथ मिड कैप वाली कंपनी, मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की तरफ। तो ये तो हमने बात कर लिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अभी के टाइम पे अगर आप चाहते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जहां पे आपका पैसा सेफ हो, मतलब कि सेफ्टी आप चाहते हैं, पहले रिटर्न आप ज्यादा नहीं चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको 15 से लेकर 16% का रिटर्न मिलने वाला है एंड ऑब्वियस सी बात है रिस्क बहुत ज्यादा कम होने वाला है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब बात करते हैं अपने अगले कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है मिड कैप कैटेगरी। ये कैटेगरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी कंपनीज भी होती हैं, छोटी कंपनी भी होती हैं एंड मिड कैप के अंदर आप लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा रिटर्न भी मिलता है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो लॉन्ग टर्म में आपको 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड होने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में मैंने कौन से वो 2 म्यूचुअल फंड को लिया है, 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड को लिया है, जिसके अंदर आपको अभी के टाइम पे लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड को लिया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। अब यहां पे देखिए पिछले 1 साल के अंदर में मोतीलाल ओसवाल ने आपको लगभग 33.5% का रिटर्न दिया है एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने आपको लगभग 28.5% का रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो 3 साल के अंदर में 35% का रिटर्न दिया है मोतीलाल ने एंड 23% का रिटर्न दिया है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने। एंड अगर लास्ट में हम बात करें पिछले 5 साल की, तो यहां पे देखिए लगभग 33.5% का रिटर्न है मोतीलाल ओसवाल का एंड इमर्जिंग इक्विटी फंड का लगभग 28.5% का रिटर्न है। अगर हम इन दोनों फंड के रिस्क के बारे में बात करें, तो यहां पे देखिए मोतीलाल और कोटक के अंदर दोनों के अंदर वेरी हाई रिस्क होने वाला है। तो अगर आप एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तभी आप इन दोनों म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। मिनिमम एसआईपी आप मोतीलाल ओसवाल में 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो दोनों का बहुत कम होने वाला है, 0.57% एंड 0.38%। एंड अगर बात करें फंड साइज की, तो यहां पे देखिए मोतीलाल ओसवाल का लगभग 18,000 करोड़ का फंड साइज है, वहीं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का लगभग 52,000 करोड़ का फंड साइज है। इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में डाला है पैसा। अगर बात करें एग्जिट लोड की, तो यहां पे देखिए अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की, तो यहां पे देखिए अगर आप 365 दिन मतलब 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एंड आखिरी में अगर बात करें इन दोनों म्यूचुअल फंड के टॉप 5 होल्डिंग की, तो यहां पे देख सकते हैं ये टॉप 5 होल्डिंग होने वाली है इन दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड की। आप इनके नाम के बारे में, आप इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करिएगा, तभी आप जाके इन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, यहां पे देखिए 9% का वेटेज है, लगभग 10% का वेटेज है कोफोर्ज
लिमिटेड का, तो कोफोर्ज लिमिटेड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। कल्याण ज्वेलर्स का लगभग 9.5% है, पॉलीकैब का 9% है। इसका मतलब जो ये कंपनी होने वाली है ना, टॉप 3 टॉप 5 कंपनी, इनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड। वहीं बात करें कोटक की, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कम वेटेज है बहुत सारे म्यूचुअल फंड का, 4% है, 3% है, 3% है, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सभी कंपनीज के अंदर लगभग बराबर वेटेज है। बट यहाँ पे देखिए मोतीलाल के अंदर 10% का वेटेज, 9% का वेटेज। सोचिए एक कंपनी 10% लेके बैठी हुई है, अगर ये नीचे गिरता है तो मोतीलाल ओसवाल पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के अंदर में अच्छा खासा रिटर्न लेना, तो आप जा सकते हैं इन दोनों मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। ये दोनों मिड कैप म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा, और आप लंबे टाइम तक अगर आप लमसम करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर आप लमसम करना चाहते हैं, अभी के टाइम पे जो बेस्ट टाइम है लमसम करने का, इसके अंदर आप इन दो मिड कैप म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। अब बात करने वाले अपने आखिरी कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब देखिए इस कैटेगरी के अंदर बहुत बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को छूट मिलता है आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तीनों कंपनी का फायदा उठाना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो आप आ सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में मैंने कौन से दो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को लिया है। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड लमसम करने के लिए अभी के टाइम पे मैंने लिया है फ्लेक्सी कैप के अंदर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एंड दूसरा म्यूचुअल फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। अगर बात करें पिछले एक साल की, तो यहाँ पे देखिए पराग पारिक ने आपको 30% का रिटर्न दिया है, वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप ने आपको लगभग 43% का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें पिछले 3 साल की, तो 3 साल के अंदर में यहाँ पे देखिए पराग पारिक ने केवल आपको 16.5% का रिटर्न दिया है, एंड जेएम फ्लेक्सी कैप ने आपको 26% का रिटर्न दिया है। मतलब कि 3 साल के अंदर में जेएम फ्लेक्सी कैप आगे निकल गया है। वहीं बात करें 5 साल की, तो 5 साल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पराग पारिक आपको लगभग 26% का रिटर्न दिया है, वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप लगभग आपको 25% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इन दोनों म्यूचुअल फंड के रिस्क के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखिए वेरी हाई रिस्क है पराग पारिक के अंदर, एंड जेएम फ्लेक्सी कैप के अंदर भी वेरी हाई रिस्क है। अगर आप एसआईपी अमाउंट की बात करें तो पराग पारिक में आप 1000 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप की, तो आप 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो दोनों का ही बहुत कम है, 0.63% एंड 0.45%। अगर हम बात करें फंड साइज की, जो कि पराग पारिक का बहुत ज्यादा होने वाला है, 82,000 करोड़ का, वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप का केवल 4500 करोड़ का है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1 साल या 2 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको पराग पारिक के अंदर 1% एंड 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप की, तो आप केवल 30 दिन से पहले अपने यूनिट को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 30 दिन से बाद अगर आप रिडीम करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एंड आखिरी में इन दोनों के टॉप 5 होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए पराग पारिक एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, आईटीसी लिमिटेड। वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस एंड एलएनटी लिमिटेड। मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ये दोनों म्यूचुअल फंड आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप लार्ज कैप और मिड कैप को छोड़ के एक ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी को खोज रहे हैं जो आपके पैसे को लार्ज कैप में भी डालता हो, मिड कैप में भी डालता हो एंड स्मॉल कैप में भी डालता हो, तो आप आ सकते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तरफ। अब देखिए जो मैंने आपको दो म्यूचुअल फंड बताए, पराग पारिक एंड जेएम फ्लेक्सी कैप। अगर मैं पराग पारिक की बात करूं तो ये बहुत ही सेफ फंड है, क्योंकि ये फंड आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनी में डालता है। लगभग 49% आपका पैसा लार्ज कैप कंपनी में डाला जाता है, इसीलिए यहाँ पे आपको सेफ्टी बहुत ज्यादा मिलती है। और इसका यही सबसे बड़ा रीजन है कि अभी के टाइम पे सबसे कम नीचे गिरा हुआ है पराग पारिक। पिछले 2 महीने की बात करें तो वहीं बाकी म्यूचुअल फंड 8%, 10% नीचे गिर चुके हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर। ये म्यूचुअल फंड केवल 2-3% ही नीचे गिरा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जब मार्केट करेक्ट होगा, जब जब मार्केट क्रैश होगा, तो सबसे कम नीचे गिरने वाला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के अंदर में अगर मार्केट क्रैश हो, उस टाइम पे भी पैसे की वैल्यू कम ना जाए, तो आप आ सकते हैं पराग पारिक के अंदर। आप अभी के टाइम पे इसके अंदर लमसम कर सकते हैं। वही बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप की, तो पिछले 2-3 साल से जेएम फ्लेक्सी कैप ज्यादा फेमस हुआ है। पिछले 2-3 साल से ये रिटर्न देना स्टार्ट किया है। तो जेएम फ्लेक्सी कैप के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है। ये कभी आपको ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है, कभी आपको बहुत ही कम रिटर्न दे सकता है। तो जेएम फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च करिएगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से इन फंड के अंदर पैसा आप डालिएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट को टाइप करिएगा। जो भी डाउट होगा मैं उसका सॉल्यूशन देने की जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।